नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम डिस्कशन करेंगे स्थानीय स्वशासन के 100 प्रश्नों की। स्थानीय स्वशासन आज का टॉपिक है और ये जो 100 प्रश्न हैं वो आपके आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से अधिकांशतः पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो प्रश्न है एक बार हम फिर बता दें कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे पीसीएस दें, लोअर पीसीएस दें, ग्रुप सी दें या यूपीएससी दें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। देखिए आर्टिकल जो हमारे 36 से 51 है वो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें आर्टिकल 40 राज्य को यह परामर्श देता है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन करे। तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में आर्टिकल 40 है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को डैश 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 के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो यहाँ पर हमें एक खाली स्थान भरना है। तो देखिए पंचायती राज जो है जो संवैधानिक रूप से लागू हुआ वो 73वें संविधान संशोधन के जरिए लागू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, इसलिए दूसरे का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के से स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज को संगठित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसका आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्यों को यह निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के में किस वर्ष प्रावधान किया गया? देखिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः प्रस्ताव किया गया। तो और ये जो लागू हुआ ये वर्ष था 1993। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? देखिए प्रश्न वही है, थोड़ा सी घुमा के पूछा गया है। तृतीय तल कब जोड़ा गया? देखिए जैसा कि हम जानते हैं पंचायती राज जो है वो 1993 में लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1993 हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारा नगर निकाय हेतु 74वां संविधान संशोधन है वो भी 1993 में लागू हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? आप जानते हैं ये प्रश्न बार बार आ रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए 73वें संविधान संशोधन से जो 1992 में पास हुआ और इसके लागू होने की डेट है 24 अप्रैल 1993। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब से पंचायती राज लागू हुआ और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई? देखिए वैसे संवैधानिक मान्यता तो हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज की शुरुआत की गई है संवैधानिक रूप से, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग हुई उसके लिए जो बिल आया था सबसे पहले वो 64वां संविधान संशोधन बिल आया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन की
वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया और ये विपगत हो गया। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? प्रश्न कई बार आ गया है, इम्पोर्टेंट भी है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध संबद्ध 73वें 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 74वें और 73वें संविधान संशोधन के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। तो ये श्रेय जाता है पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल को, और उनको उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 के मध्य था। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 243 जी, 243 जी। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है वो दी गई है आर्टिकल 243 जी के तहत। अगर हम इस पर थोड़ा सी बात करें तो आर्टिकल 243 जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से है, और इसमें विभिन्न अनुच्छेद जो हैं वो अलग अलग उसमें पंचायतों को इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका हमने वीडियो अलग से बनाया है। आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि सही नहीं है, तो पहले हम देख लेना है कि सही कौन कौन से नहीं है, और जो सही नहीं होगा हम उसको छांट लेंगे इसमें से। तो हम देखें, पहला ऑप्शन जो है, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय निकाय स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन गलत हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी स्थानीय निकायों में 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये तो बिल्कुल सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, बिल्कुल सही, वित्त आयोग करता है। स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, तो इसमें पहला ऑप्शन देखें, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल सही। और अगला जो है, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। पंचायती राज अधिनियम जो है 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिजर्वेशन है। जिस प्रकार उत्तराखंड में 50% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को पंचायत में। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। देखिए 11वीं अनुसूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जो पंचायतों को हस्तांतरित की गई है। टोटल 29 विषय हैं जो पंचायतों को हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड पीसी इसमें पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान की 11 अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो आप जानते हैं 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, कई बार पूछा गया है। यूपी लोअर सबोर्डिनेट प्री एग्जाम में आया है, झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? 14वां क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न ये है कि पंचायतों की संरचना का उपबंध करता है, तो ये राज्य का
विधानमंडल करता है। राज्य का मंडल जो पंचायत है उनकी संरचना के बाबत उपबंध करता है, जिसकी शक्तियां राज्य के विधानमंडल को आर्टिकल 243 सी 1 के तहत दी गई है। यानी कि 243 गौ 1 के अनुसार के तहत पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकार जो दिया गया है वो राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, समितियों के नाम दिए जाते हैं और कौन सी समिति संबंधित नहीं है, यह समिति के गठन का कार्यकाल ये पूछा जाता है। उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में प्रश्न आया है। चलिए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो हम बात करें दिनेश गोस्वामी समिति की। सबसे पहले जो दिनेश गोस्वामी समिति है उसको हम देखें तो ये जो समिति है ये चुनाव सुधारों से संबंधित समिति है। इसका जो संबंध है वो पंचायती राज से नहीं है। और एलएम सिंघवी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसको 1986 में इसका गठन किया गया था। इसके अलावा सादिक अली ये भी पंचायती राज से संबंधित है, जिसका गठन 1964 में किया गया था। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पंचायती राज से संबंधित समितियों के नाम दिए गए हैं और उनके गठन का वर्षवार उन्हें लगाना है। सबसे पहले कौन सी समिति गठित हुई और उसके बाद कौन सी हुई, उस कालक्रम में हमें इसे लगाना है। सबसे पहले बात करें जीवीके राव समिति की। तो जीवीके राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। और एलएम सिंघवी समिति जो थी इसका गठन 1986 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति आप जानते हैं 1957 में इसका गठन किया गया। और अशोक मेहता समिति इसका गठन जो किया गया 1977 में किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4, उसके बाद 1, 2, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको 1 आदि या 2 की डेट पता हो तो आप सही उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी गठित हुई, तो ऑप्शन के अनुसार भी आप इसको सी से उत्तर मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो इसमें कहा गया 73वें संविधान संशोधन से संबंधित उसमें कौन कौन सम्मिलित है। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन में किया गया, जो ग्राम लेवल पर था। और नगर पंचायत जो है वो 74वें संविधान संशोधन में आती है। तो ये ऑप्शन में ये सही उत्तर नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा जिसमें होगा वो सही आंसर होगा। इस प्रकार बी सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समितियों के नाम दिए गए हैं और उनका गठन का वर्ष दिया गया है, उसको मैच मेकिंग करना है, सही उत्तर का पता लगाना है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है वो पीके थुंगन दिया गया है। पीके थुंगन समिति का गठन जो हुआ था वो 1988 में हुआ था। अशोक मेहता समिति आप जानते हैं 1977 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद BR मेहता समिति 1957 में सबसे पहली, और एलएम सिंघवी समिति 1986। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, सी का ऑप्शन पहला। तो ये जिसमें होगा वो कोड सही होगा। इस प्रकार डी ऑप्शन जो है 4, 3, 1, 2 ये सही है। और ये वर्ष आपको याद होने चाहिए, कम से कम BR मेहता और अशोक मेहता
और LM सिंघवी भी आप याद कर लेते हैं, बाकी का मैच मेकिंग आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति के बारे में। अशोक मेहता ने पंचायती राज के जो प्रतिमान की संस्तुति की थी वो द्विस्तरीय प्रतिमान था। हम जानते हैं कि अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। इन्होंने पंचायती राज के लिए जिला परिषद, जिला लेवल पर और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत जो गांव से मिलके बना था, द्विस्तरीय प्रतिमानों की संस्तुति की थी, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत दो लोकल बॉडीज या दो स्थानीय निकाय का गठन किया जाना प्रस्तावित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी, तो द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो जो किस आयोग ने की थी, तो ये अशोक मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अब समितियों के नाम दिए गए हैं पुनः, और उनसे संबंधित कौन सी समिति नहीं है यह पूछा गया है। इसमें देखेंगे हम अशोक मेहता समिति पंचायत राज से संबंधित है, और VKRV राव समिति जो है ये अर्थशास्त्री थे, और ये जो समिति है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। और संथानम समिति और BR मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। VKRV राव समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न 23वां वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है, UPPCS और UPPSC प्री में पूछा गया है। इस प्रश्न की थोड़ा सी व्याख्या करते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी, BR मेहता कमेटी, वो 1957 में बनी थी, और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर, ये कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज की स्टार्टिंग किस जनपद से हुई, किस राज्य से हुई, तो BR मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज को यहाँ पर स्वीकार किया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहले आएगा तो डी राजस्थान ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 24वें प्रश्न की ओर। फिर से प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो अब जितनी भी समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित सबको देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आए हुए हैं। देखिए, जो PVN राव समिति है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी समितियां जो हैं वो सभी पंचायती राज से संबंधित हैं, और इनको थोड़ा सा मैं बता भी दूँ कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन ये ए हो जाएगा इसका। चलिए थोड़ा सी बात की जाए तो पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता। ये समिति का गठन जो हुआ था वो 1957 में हुआ था। अगली समिति है संथानम समिति। संथानम समिति का गठन 1963 और 64 में किया गया था, 2 बार, 63 और 1964। अगली है अशोक मेहता समिति।
इसका 1977 में आप जानते हैं इसने द्विस्तरीय पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी। अगली है GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति, इसका वर्ष है 1985। अगली है LM सिंघवी। LM सिंघवी। LM सिंघवी समिति जो है इसका गठन 1986 में हुआ था। इसके अलावा हनुमंता राव समिति, इसका गठन जो हुआ था वो 1984 में हुआ था। PK थुंगन का गठन, चलिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। PK थुंगन का समिति का गठन 1988 में हुआ था। तो ये समितियां हैं, इनके वर्ष हैं, कई बार पूछे जाते हैं। BR मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1963-64, अशोक मेहता समिति 1977, GV.K. राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, हनुमंता राव समिति 1984 और PK थुंगन समिति 1988। तो ये प्रश्न जो है याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। इसमें हमने डिस्कशन पहले भी किया है, दोबारा आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड PCS 2006 में भी पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से राजस्थान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी यहाँ से। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर यहाँ से स्टार्टिंग की गई थी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? ये प्रश्न जो है अशोक मेहता, इसका आंसर जो है अशोक मेहता समिति है। ये प्रश्न शायद पहले भी आ गया है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न दोबारा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनकी भविष्य में आने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? ये प्रश्न दोबारा आ गया है। द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति दी थी। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पंचायती राज के लिए जो फर्स्ट समिति बनी थी 1957 में, BR मेहता, इन्हें पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें पंचायतों के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर होता है जनपद स्तर पर जिला पंचायत, उसके नीचे जो विकासखंड स्तर पर होती है वो होती है क्षेत्र पंचायत, और उसके नीचे जो ग्राम स्तर पर होती है वो ग्राम पंचायत। तो ये जो त्रिस्तरीय ढांचा है, इसकी संस्तुति जो प्रारंभ में दी गई थी वो BR मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दी गई थी। ये 3 स्तर अक्सर पूछे भी जाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो प्रधान होता है, या इसका अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है या प्रमुख होता है उसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, और ये जनपद का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख को विकासखंड का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहले भी आ चुका है, PVN राव समिति संबंधित नहीं है, बाकी समितियां जो हैं वो पंचायती राज संबंधित हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की है?
तो ये अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के अनुसार इसकी अनुशंसा की गई। कई बार आया हुआ प्रश्न है, पहले भी डिस्कशन हमने किया है। देखिए समितियों के नाम दिए गए हैं और इनको मैच करना है उनके वर्ष से। तो पहले मैंने आपको इनके गठन का वर्ष पहले भी बताया है, तो फिर से हम इस पर डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं अगर हम इसको कुछ समितियों के वर्ष ज्ञात कर लें, केवल एकाध समितियों का भी हमको गठन वर्ष ज्ञात होंगे तो हम सही उत्तर की ओर पहुंच जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, आप जानते हैं इसका गठन जो है 1957 में हुआ। इसी तरह से अशोक मेहता समिति हम जानते हैं 1977 की समिति है, तो इसमें आंसर में 1977 कहीं पर है नहीं, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ई हो जाएगा, क्योंकि अशोक मेहता समिति का कहीं भी इसमें दिया नहीं गया है। इस तरह से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर डाउट रहता है, जैसे अगर हम सीधे सीधे मिलाएं, जैसे मान लीजिए CH हनुमंता राव समिति है, इसका गठन जो माना जाता है वो 1984। उसी प्रकार GV राव समिति का 1985। अशोक मेहता समिति वैसे तो 1977 माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर क्योंकि समिति ये है इसका कार्यकाल 77 और 78 दोनों में चला, तो 78 भी माना जाता है। और LM सिंघवी जो समिति है इसका जो कार्यकाल जो स्टार्टिंग है 1986 मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो पहले का तीसरा, B का पहला, C का पांचवा, D का जो ऑप्शन है D का दूसरा और E का चौथा। 3 1 5 2 4, तो D ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्नों में आयोग जो है कॉमन मार्किंग भी करता है। D ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि अशोक मेहता समिति 1977 और 78 2 वर्षों में मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति किस समिति ने दी थी? पुनः आ गया है, ये बलवंत राय मेहता समिति है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, उत्तराखंड में आया हुआ प्रश्न है UDA-LDA प्री 2003 में। तो क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें थोड़ा सी हम व्याख्या अगर इसकी करें तो हम देखेंगे आर्टिकल 243 यानी कि आर्टिकल 243 गौ या 243C कह लें, इसके तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि के अनुसार बनाई गई विधि के अनुसार जो क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र है वो निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, समितियां दी गई हैं और उनके सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति है, तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो पहले का दूसरा फिर पहला, इतने से हमारा काम हो जा रहा है। आप ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं भी आते हैं तब भी आप मिला सकते हैं, जैसे कि LM सिंघवी का स्थानीय सुशासन पद्धति, GV राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, तो ये 2 1 4 3 C इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार आ चुका है। इसका सही आंसर BR मेहता या बलवंत राय मेहता होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और प्रारंभ की गई थी, तो ये मैंने इसका पहले भी आंसर बताया है, राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। अगला, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो BR मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार कौन सा सही है? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है,
जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो इसी के अनुसार 3 स्तर पर गठन किया था, जिसकी डिस्कशन हमने पहले भी की थी। तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश जो की थी इन्होंने की थी, जो वर्तमान में अधिकांशतः राज्यों में यही व्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? वैसे स्थानीय लोकल बॉडीज को 29 विषय हस्तांतरित किए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, इस पर भी जो स्थानीय इकाई या लोकल बॉडी है उसका नियंत्रण होता है। आर्थिक मामलों पर भी होता है, कार्मिक मामलों पर भी होता है, लेकिन विधि निर्माण पर नहीं होता है, क्योंकि विधि निर्माण जो है वो न्यायपालिका का विषय है। इस पर लोकल बॉडीज का नियंत्रण नहीं होता है, ये न्यायपालिका का विषय है। विधि निर्माण के संबंध में जो होता है, राज्य विधानमंडल का जो होता है स्थानीय निकायों पर इसमें नियंत्रण होता है। तो विधि निर्माण राज्य विधानमंडल ही करते हैं और केंद्र स्तर पर केंद्रीय विधानमंडल करता है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। दोबारा आ गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो राजस्थान में की गई थी। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. मेहता थे। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया उसके प्रमुख थे, तो इसके बी.आर. मेहता या बलवंत राय मेहता थे। फिर प्रश्न आ गया है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नाम, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज नाम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का किसके सुझाव का परिणाम था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये पंचायती राज जो नाम का सुझाव हो गांधी जी का सुझाव था, और जो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 है वो गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है इस आर्टिकल को, क्योंकि ये गांधी जी ये मानते थे कि असली भारत गांवों में बसता है, ग्रामीणों को ही उनका शासन सौंप के ही भारत की प्रगति की जा सकती है, ऐसा महात्मा गांधी मानते थे। अगला प्रश्न, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। देखिए प्रश्न जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है। ये सीडीपी एनईएस जो लिखा है इससे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन ये कोई डाउट का विषय नहीं है, इसको हम क्लियर कर देंगे। सीडीपी का मतलब हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1952 में स्टार्ट हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सीडीपी का फुल फॉर्म है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखिए सीडीपी यानी कि इसका फुल फॉर्म हम बोलेंगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एनईएस जो है नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, ये जो है 1953 में प्रारंभ हुई थी। तो यह है इसका राष्ट्रीय विस्तार योजना पूरा नाम है, और इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसी के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया था पंचायती राज संस्थाओं में सुझाव देने के लिए, जिसमें बी.आर. मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न फिर से वही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो ये बी.आर. मेहता ने की थी। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही, लोगों की हिस्सेदारी, बिल्कुल सही, सामुदायिक विकास, ये भी सही। तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। स्वायत्तता बिल्कुल सही। लोक सहभागिता, ये भी इसका वैशिष्ट्य है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो आत्मविश्वास को जगाना तो उसका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन नहीं जगाना इसका उद्देश्य नहीं होगा। स्थानीय समुदायों को सशक्त करना, बिल्कुल सही, इसका उद्देश्य होगा। और अब ऑप्शन सी के अलावा सभी सही हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। और दूसरा है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो कारण और कथन दिया गया है, और क्या सही है क्या गलत है, इस कारण और कथन के अनुसार हमें सही उत्तर देना है। देखिए, स्थानीय स्तर पर जो पंचायती राज आया है, उससे छोटे मोटे मामले जैसे या ग्रामीण मामले, उसमें जो मैनेजमेंट है उसमें पॉलिटिक्स का अंतः खेल जो होता था वो ख़त्म हो गया है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय जनता, क्योंकि ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से ही पंचायती राज में जनता का से ही पूछकर योजनाओं को लिया जाता है, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण में सहायता मिलती है और जनता के सहयोग द्वारा ही पंचायती राज सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं यहाँ पर आ गया है, इसको आप देख लेंगे। तो ये पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि चोल शासन या अन्य शासनों में या वैदिक युग में पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। देखिए, ये गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है, और यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, इसको हम सही मान सकते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है, जिसमें 243G यानी कि 243(6) या 243G इसको हम कहेंगे, ये महत्व को ऐसे बढ़ाता है, ये पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का इसमें प्रावधान है, तो ये इसके महत्व को बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, तो हम देखेंगे कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, इनको उद्देश्य तो माना जा सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी कि लोगों को उनके शासन में भागीदारी देना, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये जो है पंचायती राज का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही। त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और डी, इनमें से सभी सही हैं, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54, स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का।
यह प्रश्न यूपीएससी में 2017 में पूछा गया है। अभी हमने डिस्कशन किया था सत्ता के विकेंद्रीकरण या लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का, क्योंकि स्थानीय स्वशासन में जो सत्ता होती है वो लोकल जो जनता होती है उनको दी जाती है। तो सेंट्रल जो होती है, सेंटर में अगर मान लीजिए हमारी सरकार या राज्य में सरकार है तो जो स्थानीय मुद्दों पर सरकार बनेगी वो ग्राम स्तर पर या विकासखंड स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर या जिला पंचायत स्तर पर जो सरकार बनेगी वो स्थानीय स्तर पर बनेगी, और सत्ता जो होगी उसका विकेंद्रीकरण एक जगह से अलग अलग जगहों पर होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहले वैधानिक स्थिति, बिल्कुल संवैधानिक दर्जा प्राप्त है स्थानीय शासन को। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय नियंत्रण, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को लाया गया था। और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति ये भी पंचायतों को या स्थानीय निकायों को दी गई है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। ये तो बिल्कुल नहीं है लक्ष्य। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ये भी बिल्कुल नहीं है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण यह उद्देश्य है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बिल्कुल सही। और दूसरा ऑप्शन है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, बिल्कुल त्रिस्तरीय जो पंचायतें होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन है पद सोपानिक संरचना की, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो पंचायती राज पद्धति जो है तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो विकास में जनभागीदारी मूल उद्देश्य है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इसका उद्देश्य है, तो 1 और 3 सही आंसर हो जाएंगे। देखिए राजनीतिक जवाबदेही जो है इसका मूल उद्देश्य नहीं है, हालांकि जवाबदेही रहती है, लेकिन मूल उद्देश्य जो है उसमें केवल ये दोनों ही गिने जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो सभी उद्देश्य इसमें माने जाएंगे, लेकिन मूल रूप से उद्देश्य 2 ही हैं, और यूपीएससी ने भी इन दोनों को ही आंसर माना है। अगला प्रश्न, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जिस राज्य की आबादी 20 लाख से नीचे होती है, 20 लाख से नीचे, वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन नहीं होगा। और ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सही नहीं है। देखिए जहाँ पर 20 लाख जनसंख्या जिस राज्य की नहीं होती है वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं, तो हर राज्य नहीं करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, देखिए एक स्तरीय बोल रहा है तो ये नहीं है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ये भी बिल्कुल नहीं। ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, तो ये बिल्कुल
सही है। और चौथा ऑप्शन में चतुस्तरीय है, तो ये बिल्कुल गलत है। त्रिस्तरीय संरचना ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ये बिल्कुल सही है। अगला है गाँव भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। तो देखिए, जब ग्राम सभा का की पहली बैठक होती है या ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है, ग्राम पंचायत की पहली बैठक से 5 वर्ष तक पंचायतों की अवधि या कार्यकाल माना जाता है, पहली बैठक से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पंचायतों का कार्यकाल आर्टिकल 243E 243E के तहत, यानी कि 243 भी कह सकते हैं हम इसको, के तहत अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। और अगर पंचायतें किसी कारणवश अपने कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही भंग हो जाती हैं तो 6 माह में उनका निर्वाचन किया जाना चाहिए। निर्वाचन अगर भंग होने की स्थिति में। इसके अलावा अगर कार्यकाल 6 ही माह बचा है तो चुनाव की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये तो 3 कंडीशंस हो गई। पूरे कार्यकाल की 6 माह में निर्वाचन होगा अगर भंग होती है, अगर 6 ही माह बचे हैं तो निर्वाचन नहीं होगा। इसके अलावा अगर कभी अगर भंग होती है पंचायत तो शेष जो पंचायत होगी वो बचे 5 वर्ष के लिए उसका निर्वाचन होगा। मान लिया 3 साल में कोई पंचायत भंग होती है और नया निर्वाचन होता है तो वो 2 साल के लिए ही होगा। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो देखिए, पंचायतें भंग होने पर निर्वाचन जो होंगे अभी बताया जा चुका है, 6 माह के अंतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। सी आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। देखिए, इन प्रश्नों में कभी कभी ये होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उस राज्य विशेष के पंचायती राज एक्ट से संबंधित पूछे जाते हैं। एक्ट, तो इसमें उस राज्य के पंचायती राज एक्ट के अनुसार ही हमें आंसर देना होता है। जैसे ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है तो छत्तीसगढ़ में ही के हिसाब से पूछा गया है, हालांकि आंसर इसका जनरल हो जाएगा। देखिए, ग्राम पंचायत में पंच हो सकते हैं 20। यहाँ मनोनीत ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत पंचों का वार्ड मेंबर्स मनोनीत नहीं किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ये भी गलत है। 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है, ये हो सकता है, लॉटरी हो सकती है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सी ऑप्शन है, ये जो वीआई ऑप्शन है, छठा ऑप्शन, ये भी गलत है। तो सही नहीं है, एक दूसरा सही नहीं है, एक तीसरा सही नहीं है और एक छठा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। अभी हमने डिस्कशन किया है, जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पर मध्यवर्ती पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो इसमें जन स्वास्थ्य स्वच्छता प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है। पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया उत्तराखंड में, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वो पंचायती राज या स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य
सार्वजनिक स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, ये सभी स्थानीय सुशासन के अधिकार क्षेत्र में है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए, भूमि सुधार को हम पंचायतों की शक्तियों में मान सकते हैं। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये भी है। लेकिन जो न्यायिक पुनरीक्षण है ये न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है उसे संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो इनमें से कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबद्ध उपबंध हैं। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं होती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिका परिषद और नगर निगम 2 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं कह रहा है, और पंचायती राज के संबंध में उपबंध कहा गया है। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं पूछ रहे हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अब 9A में नगरपालिका से संबंधित उपबंध के बारे में बात की गई है, जिसमें 243 क्यू के अनुसार नगरपालिकाएं 2 प्रकार की नगरपालिकाएं नगर निकायों के बारे में कहा गया है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि नगर निकाय भी 3 होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो 2 प्रकार की नहीं होती हैं, तो केवल एक ही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन है, पहले भी शायद प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ये प्रश्न शायद दोबारा आ गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? देखिए, आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान के भाग 9 में है, इसका उल्लेख है। तो भाग 9 आप याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये देखिए गलत है, क्योंकि जो शहरी स्थानीय सरकार है वो 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है, न कि 73वें, इसलिए केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। थोड़ा सी और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, 7वीं अनुसूची में जो संविधान की है, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो पंचायतें हैं इन्हें राज्य सूची की प्रविष्टि माना गया है, प्रविष्टि 5 माना गया है। यह राज्य सूची का विषय है। और आर्टिकल 243 गौ 243C के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों के संबंध में नियम बनाता है। और आर्टिकल 243 टॉ 4 के अनुसार यह पंचायत चुनाव के लिए राज्य को निर्देश देता है या उनको शक्तियां देता है। तो ये राज्य सरकार का विषय है। अगला प्रश्न, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, व्याख्या हमने पहले कर दी है। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायत राज प्रणाली जो है वो राज्य सूची का विषय है, अभी हमने इस पर डिस्कशन किया है।
निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ये बिल्कुल सही है। और अगला है संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम जो 74वां है वो नगर निकाय से संबंधित है। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, बिल्कुल सही। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के 5 वर्ष तक होता है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, यह राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। फिर से आगे है पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम बताइए। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो देखिए, संवैधानिक मान्यता देने की जो अनुशंसा की थी कमेटी ने, वो थी LM सिंघवी समिति। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा दी थी। और ये जो समिति थी 1986 में बनी थी। और इन्होंने पंचायती राज जो चुनाव है उनको गैर दलीय बनाने की अनुशंसा भी की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, यह गलत है। केवल एक सही हो जाएगा। यह प्रश्न दोबारा आ गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। तो देखिए, ये दिया गया है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायतों में। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिजर्वेशन भी दिया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। यह हमने पहले भी डिस्कस किया है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं, केवल पंचायती राज में ही महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। और निकायों में, चाहे हम निकायों से ऊपर विधानमंडल की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, लोकसभा की बात करें, पंचायत में केवल पंचायत में ही महिलाओं के लिए आरक्षण है। और किसी भी संस्था, विधान सभा, लोकसभा या मंत्रिमंडल या राज्य विधानमंडल ले लें, चाहे केंद्रीय विधानमंडल ले लें, कहीं पर भी महिलाओं के आरक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए, 1/3 जो रिजर्वेशन है उसमें कौन से आर्टिकल के तहत जो हमारा प्रतिनिधित्व या रिजर्वेशन दिया जाता है? तो वो आर्टिकल 243 घ के अनुसार दिया जाता है। आर्टिकल 243 घ 243 घ। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% रिजर्वेशन या आरक्षण को वैध किया है? तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से आरक्षण तय किया है पंचायती राज में महिलाओं का। तो इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने इसको वैध किया है? देखिए, बिहार ने भी वैध किया है, उत्तराखंड ने भी वैध किया है, मध्य प्रदेश और हिमाचल, इन सभी ने 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। क्योंकि जो विधानमंडल राज्य का, वही पंचायती राज संस्थाओं के बारे में नियम कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश देता है, यही मान्य है। तो इनके अनुसार इन्होंने अपने अपने स्टेट्स में, यहाँ के राज्य विधानमंडल ने इनको 50% रिजर्वेशन दिया है, इन 4 राज्यों में। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखेंगे, जो अनुसूचित जाति आरक्षण है वो आर्टिकल 243 घ के अनुसार है। 243 घ के अनुसार पंचायतों में जो SC वाले हैं,
SC या अनुसूचित जाति है उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान करता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी SC नहीं है, तो यहाँ पर पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है। C ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण का रखना, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, उपरोक्त सभी कार्य। तो ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, जो हम पैसा कहते हैं, पैसा क्या है? इसे हम बोलेंगे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इसे शॉर्ट में PES से पैसा भी कहा जाता है। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनन के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। देखिए, आवश्यकता होती है, लेकिन ये केवल लघु वन उपज होते हैं और लघु खनन पट्टे होते हैं, उनके लिए ही आवश्यकता होती है ग्राम सभा की अनुशंसा की। लेकिन जो सभी खनिज के खनन है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। पहला और दूसरा ये सही है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा का अभिप्राय है, एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या इसकी कर ली जाए। देखिए, आर्टिकल 243, अगर हम 243B को ले लें, इसके अनुसार ग्राम सभा का मतलब वो होता है जिनका गांव की वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी जो है ग्राम सभा के नागरिक माने जाएंगे। यानी कि 18 साल से ऊपर के जो भी जिनका भी वोटर लिस्ट या निर्वाचक नामावली में नाम होगा वो ग्राम सभा कहलाएगी। और ग्राम पंचायत जो होगी उससे तात्पर्य है प्रधान प्लस वार्ड मेंबर, ये कहलाती है आपकी, या पंचायत सदस्य ये कहलाती है ग्राम पंचायत। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखिए, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति 1/10 आवश्यक है और ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जाता है। थोड़ा सा इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं। देखिए, ये छत्तीसगढ़ PCS का प्रश्न है, तो यहीं के पंचायती राज एक्ट के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है और हर जो राज्य है उनके लिए ये प्रश्न का आंसर अलग अलग हो सकता है। तो गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति का मतलब ये होता है कोरम, पूर्ति कहा जाता है कोरम को। कोरम से मतलब उस संख्या से होता है लोगों की जो किसी बैठक को करवाने के लिए आवश्यक होते हैं। कहीं पर 1/10 होता है, कहीं पर 1/3 होता है। ग्राम सभा की कुल संख्या के 1/10, 1/3 वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी वो है।
तो छत्तीसगढ़ के अनुसार जो है इसमें पहला भी सही है, 1/10 गणपूर आवश्यक है, 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, भी सही है। और इसके अलावा चौथा, गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, लेकिन स्थगित बैठक में जो है वो गणपूर्ति की आवश्यक नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है। तो गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किए जाने वाली जो बात है वो भी गलत है। अगला है, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। और अगला है, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति या कोरम न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट के अनुसार तो ये सब सही है, केवल आपका 5वां, 6ठा और 7वां ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न फिर वही आ गया है, पैसा से रिलेटेड क्वेश्चन है। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया किन क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक या सम्मेलन की अध्यक्षता जो करता है, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, तो इसमें 73वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के अर्जक रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत है जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, ये बिल्कुल सही है। मजबूत पंचायतों की संस्थाओं की बुनियाद इस संशोधन ने रखी थी। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन जो करता है आर्टिकल 243 के अनुसार करता है। 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगर निकायों के निर्वाचन का संचालन करता है। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो RS में आया हुआ क्वेश्चन है और आर्टिस्ट में भी आया है। तो इसमें से राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही। राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, बिल्कुल सही। और अगला है, राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के निर्वाचन करवाता है, ये गलत है। अन्य निकायों के इलेक्शन ये नहीं करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करना एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल A और 2 ऑप्शन सही है, तो जो इसका आंसर है A हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ PCS का प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ का ही पंचायत एक्ट के अनुसार इसका आंसर दिया जाएगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, तो C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण निहित जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। जो पंचायत चाहे स्थानीय निकाय के कोई भी चुनाव हो रहे हैं तो उनके निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण जो है राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए थी, और ये पंचायती राज संबंधित और स्थानीय स्वशासन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।